हेलो एवरीवन। स्वागत है रिविजन्स के दूसरे लेक्चर के अंदर, जहाँ पे आपको सेकेंड लेक्चर में स्वागत है आपका। हमने रिवीजन आपको करवाई है और रिवीजन जो हम लोग का चल रहा था उसके सेकेंड लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर करा था। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो भाई, क्या है ना कि पढ़ाई जो है थोड़ा अभी जो टाइम है आपके पास, जो बचे हुए टाइम है, 40 दिन का टाइम बचा हुआ है बिहार बोर्ड वाले के लिए, और सीबीएसई वालों के लिए 50-60 दिन का टाइम बचा हुआ है। ये लास्ट मौका है जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो। ये लास्ट मौका है जहाँ पे आप कुछ अपने मार्क्स को इन्हांस कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो ये मौका गंवाना नहीं है। इस मौके को यूटिलाइज करिए, इस मौके को पूरा उपयोग करिए और जम के पढ़िए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, बिजनेस स्टडीज के अंदर आपके मार्क्स 95% प्लस आएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। मेरे हर थंबनेल में आप देखते होंगे कि आपका मार्क्स 95% के प्लस आएगा। मेरी वीडियोस बोलते हुए नहीं आ रही है क्योंकि मेरे पास थोड़ा इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम्स है, ठीक इसकी वजह से वो वीडियो नहीं आ रहा। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि वो वीडियो भी आप लोग को जल्दी से मेरे वैसे बन के वीडियो आएगा, ठीक है। बट अभी मेरा जो है टोटल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो मैं डाल रहा हूँ। आप बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ो और मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। मैंने ऐसे कई बच्चों को मार्क्स दिलाए हैं, 95 मार्क्स, 98 मार्क्स, 97 मार्क्स, 100 मार्क्स दिलाए हैं। प्लीज बी इन आवर वीडियो, आप हमारे वीडियो में बने रहें और प्लीज जो जो बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिजनेस स्टडीज में आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ये जैसे मोदी की गारंटी है, वैसे विकास शर्मा की गारंटी है कि यू विल बी एक्सपर्ट इन द बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में आपके ऊपर कोई नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो आप लोग प्लीज हमारे साथ बने रहें और प्लीज कोऑपरेट करें और जितना ज्यादा हो सकता है लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में। ये चैनल आप सबों का है, ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। ये चैनल, ये पूरी पूरी जो मेहनत मैं कर रहा हूं बस आप लोगों के लिए कर रहा हूं और कोई बात नहीं है। चलिए फिर शुरू करते हैं सेकेंड लेक्चर। और ध्यान रखिएगा, लेक्चर कैसे होगा, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद सेपरेटली मैं बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई के लिए दोनों के लिए क्वेश्चंस अलग से मैं दूंगा। वो हमारा बेस्ट शॉट होगा, दैट इज विकास शर्मा बेस्ट शॉट फॉर द बीएसईबी बोर्ड एग्जामिनेशन एंड फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। वो चीजें वहां पे अवेलेबल होगी। बट अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एक लेक्चर के अंदर आधा कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड लेक्चर के अंदर ये बाकी बचा हुआ टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं, ये चीजें हम लोगों ने कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम जो करने जा रहे हैं वो है मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट। आइए बात करते हैं। सवाल यह उठता है कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। पिछले क्लास में हमने देखा कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि मैनेजमेंट जो है आर्ट है कि नहीं है। हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि नहीं, मैनेजमेंट आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट के सारा फीचर जो है आर्ट के फीचर से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो क्या है, आर्ट है। बट यहाँ पे जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। आइए, मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट में पहली बात है, सबसे पहले हम लोग साइंस का डेफिनेशन देखेंगे। साइंस होता क्या है बेसिकली। अगर मैं साइंस के बारे में बात करूं तो साइंस है क्या। आप जो साइंस पढ़ते हो क्लास 12th में आपने, सॉरी क्लास 10th में आपने जो साइंस पढ़ा होगा, या बच्चे आज जो आपके दोस्त 11-12 में साइंस पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ेंगे, वो साइंस है क्या बेसिकली। देखिएगा, साइंस जो है वो क्या है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। वो एक नॉलेज है, सिस्टमैटिक नॉलेज है। जो नॉलेज दैट एक्सप्लेन, वो नॉलेज जो है एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, सर्टेन जनरल ट्रूथ। जो सच्चाइयां हैं, जो जनरल सच्चाइयां हैं, वो जनरल सच्चाइयों को वो एक्सप्लेन करता है। ये जो है जनरल लॉज है, सिंपली कह सकते हैं कि जनरल लॉज है, ये नेचुरल फेनोमेनन है। इन द सेंस वर्ड कि साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशंस ऑफ द जनरल लॉ। क्लियर है पॉइंट।
अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम लोग को यहाँ पे देखना ये है कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, इस बात को हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें साइंस के फीचर्स के मैनेजमेंट के फीचर से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर साइंस के फीचर और मैनेजमेंट के फीचर्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद सारे फीचर्स मैच कर जाएंगे तो हम लोग बोल देंगे कि साइंस है। नहीं मैच करेंगे तो बोलेंगे साइंस नहीं है। चलिए एक एक फीचर को मैच करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फीचर है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। बात को समझिएगा, जो साइंस के फीचर होते हैं ना मेरे भाई, जो साइंस के फीचर होते हैं, साइंस के फीचर, हाँ सर बताओ ना सर, साइंस के फीचर कैसे होते हैं सर। साइंस के फीचर की अगर मैं बात करूं, साइंस के फीचर्स का ध्यान दीजिएगा इधर। जो साइंस के फीचर्स होते हैं वो फीचर्स कैसे, साइंस के जो फीचर है पहला वो है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ब्ला ब्ला, ये सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कैसे बनाए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू द रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे पहले जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रिंसिपल्स की मैं बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रिंसिपल्स में क्या हुआ होगा, सबसे पहले एप्पल को पेड़ से गिरते हुए क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया। न्यूटन ने उसे क्या किया, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उसको उसको कई चीजों करके देखा, उसको पेड़ से गिरा के देखा, फिर उसको घर पे छत पे गिरा के देखा, पहाड़ से गिरा के देखा, उसको अलग अलग सिचुएशन में डाल के उसका क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंटेशन करा। और एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद फाइनल कंक्लूजन निकला कि भैया अर्थ के अंदर है एक फोर्स जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ क्या करता है, खींचता है, राइट। तो ये जो हमारा एक प्रिंसिपल साइंस का निकल के आया, ये साइंस का प्रिंसिपल जो है एकदम से ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस पे निकल के आया है, राइट। इन द सेंस एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे आप बॉयल करोगे तो वो वेपर बन जाएगा, वो इवोपरेट हो जाएगा, वो वेपर में चेंज हो जाएगा। ये जो है नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल ट्रुथ है, ये जो है एक जनरल ट्रुथ है। और ये जो ट्रुथ है वो कैसे आया होगा, पहले एक ऑब्जर्व किया गया होगा, फिर उसका एक्सपेरिमेंटेशन किया गया होगा, और जब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है फिर एक जनरल ट्रुथ निकल के आता है। ये जो है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब सवाल ये है कि क्या ये चीज़ मैनेजमेंट में अवेलेबल है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, कि मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल है क्या, तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, वो क्या कैसे बनाए जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंटेशन पे ही बनाए जाते हैं। सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर अलग अलग कंपनी के अंदर उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, अलग अलग सिचुएशन में डाल के उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और फिर सारे सिचुएशन के अंदर रिजल्ट जो है लगभग अगर सेम आता है तो फिर उसे क्या किया जाता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बना दिए जाते हैं। इन द सेंस व्हाट, कि जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बनाए जाते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि भैया ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आई मीन ये पहला वाला जो चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट के अंदर भी है और साइंस के अंदर भी है। दूसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात करते हैं। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना मेरे भाई, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, हर सिचुएशन में रिजल्ट सेम देते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H प्लस O2 H2O, ठीक है जी। इन द सेंस वच कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन, मुझे फार्मूला याद नहीं पता यार साइंस का क्या होता है, सिंपल कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को अगर हम मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये ऑलवेज होगा, ये रिजल्ट ऑलवेज सेम देगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो लस्सी बन जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जो है वो मिल्क बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब भी मिलेगा तो वाटर ही बनेगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, हर सिचुएशन में सेम रिजल्ट देते हैं। क्या ये चीज़ मैनेजमेंट के अंदर है, ये बात हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, ध्यान सुनिएगा इधर, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स जो है किस पे अप्लाई होता है, ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होता है। ह्यूमन बींग्स जो है
वो उसका बिहेवियर जो है कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपने किसी ह्यूमन बींग्स पे क्या कर दिया, अप्लाई किया। ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर कभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो रिजल्ट जो होगा वो कभी भी सेम नहीं होगा, कभी कभी रिजल्ट डिफरेंट भी आ सकता है। जैसे साइंस में क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर ही बनेगा, तो अगर मैनेजमेंट के अंदर ये चीजें होंगी तो ऑलवेज सेम रिजल्ट आएगा, ऐसा जो है वो 100% श्योर नहीं है। मतलब ये वाला फीचर जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला, वो फीचर मैच नहीं करता है, राइट। तीसरा फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, ऑब्वियसली principles are based on the cause and effect relationship. Example, when the metals are heated, they are the expanded. इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन द सेंस जो साइंस में है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो प्रूवन है, जो प्रूव किया गया है, जो आप कह सकते उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे जो है वो जेन्युइन रीजन है। बट अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। इन द सेंस यहाँ पे जो है बट जो चीज़ें यहाँ पे जो है वो क्या है, ध्यान सुनेगा, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। इसका मतलब 3 फीचर्स में से ये आपका जो है उन्होंने मिला जुला के 1-1.5 फीचर्स मैच करता है। सबसे देखिए पहले यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं। साइंस के मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो पहला फीचर जो है वो However, the since the deals with the human beings, human behavior जो है डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट होता है, तो वहाँ पे जो है एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड नहीं किया सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनएग्जैक्ट आएगा, ये पूरा का पूरा मैच नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी में भी जो है वो फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। जैसे साइंस के प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होते हैं, वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है हर जगह अप्लाई नहीं होते हैं, उनका अप्लाई होने के अलग अलग सिचुएशन होना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ ये वाला फीचर भी मैच नहीं करता कंप्लीटली। बट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करें कि भैया साइंस के सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो मैनेजमेंट के भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट के अंदर भी चीज़ें हमें पढ़नी होती है, साइंस के अंदर भी जो नॉलेज दिया हुआ है वो सिस्टमेटिक है, प्रूवन है, लॉजिकल है। वैसे मैनेजमेंट के अंदर जो नॉलेज दिया जाता है वो भी सिस्टमेटिक है, प्रूवन है, लॉजिकल है, राइट। इसका मतलब 3 फीचर्स में से 2 फीचर मैच नहीं कर रहा है और 1 फीचर मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन ये डिराइव करेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस नहीं है, बट मैनेजमेंट जो है वो कैसा है, इनएग्जैक्ट साइंस है, सोशल साइंस है, ये फुल फ्लेज रियल साइंस या प्योर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट जो है सॉफ्ट साइंस है, फ्लैक्सिबल साइंस है, बट नॉट अ प्योर साइंस। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहला जो फीचर है वो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज वो मैच करता है, दूसरा फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी वो मैच नहीं करता है, और तीसरा फीचर है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। दोनों एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ऑब्जर्वेशन पे होता है, बट जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं साइंस के प्रिंसिपल्स वो एज इट इज़ अप्लाई होते हैं और एज इट इज़ रिजल्ट आता है। बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो एज इट इज़ अप्लाई नहीं होते, उसमें चेंजेस हो सकता है और वो रिजल्ट भी अलग देंगे। इसीलिए यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन ये डिराइव करेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो प्योर साइंस नहीं है, मैनेजमेंट साइंस नहीं काउंट किया जाएगा। मैनेजमेंट सॉफ्ट साइंस है, मैनेजमेंट सोशल साइंस है, या मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस है। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक और सवाल आ रहा है कि मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन है या नहीं है। सवाल यहां है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। फिर वही काम करेंगे, हमें यह प्रूफ करना है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं है। इसे प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, बेसिकली हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें जो है वो मैनेजमेंट के फीचर्स को प्रोफेशन के फीचर से हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हम मैनेजमेंट के फीचर को प्रोफेशन के फीचर से कंपेयर करेंगे और सारे फीचर्स मैनेजमेंट के प्रोफेशन के फीचर से मैच करेगा, तो हम लोग यहां पे बोल देंगे कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले प्रोफेशन होता क्या है। बेसिकली आपको क्लास 11th में हमने पढ़ाया होगा कि प्रोफेशन जो है वो क्या है, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रिक्वायर करता है, क्या रिक्वायर करता है, वो रिक्वायर करता है अ स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। वहां पे आपके पास स्पेशल स्किल और नॉलेज होना क्या है, जरूरी है। और उस स्पेशल स्किल एंड नॉलेज को अप्लाई करके आप जो है वो क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप जो है एज ए इंडिविजुअल आप
क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊँ तो यहाँ पे एक लॉयर है, ये प्रोफेशनल्स होता है, डॉक्टर होता है, ये प्रोफेशनल होता है, या फिर अगर मैं कुछ और एग्जांपल लूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएस या आप कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सारे जो लोग हैं ना वो क्या कहलाते हैं, प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोफेशनल्स कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, दीज आर द प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो इनका काम क्या है, इनके पास क्या होता है, इनके पास एक स्पेशल स्किल होता है, और उस स्पेशल स्किल को क्या वो करते हैं, यूज करते हैं, और यूज करके क्लाइंट को क्या देते हैं, सर्विसेज, और उसके बदले में क्या लेते हैं, रेम्युनरेशंस लेते हैं या फी लेते हैं। ये काम है प्रोफेशन का। कुछ प्रोफेशन का एग्जाम्पल मैंने लिखा, लॉयर है, डॉक्टर हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कंपनी सेक्रेटरी है। दीज आर द प्रोफेशनल्स, राइट, ये प्रोफेशनल्स है। चलिए एक एक फीचर्स को कंपेयर करके हम लोग देखते हैं। आइए, पहला फीचर है सर्विस मोटिव। हर एक प्रोफेशंस का जो मोटिव है वो ये है, द बेसिक मोटिव इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट एंड सोसाइटी। हर एक प्रोफेशनल का बेसिक मोटिव ये है कि हम अपने क्लाइंट को और सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये पहला मोटिव है। पैसे की बात सेकेंडरी होगी, पहला जो मेन मोटिव होगा वो होगा सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट्स को, अपने सोसाइटी के लोगों को। ये इनका प्राइम मोटिव है, इन द सेंस बाय गिविंग द बेटर सर्विसेज। सिंपली आपको सर्व करना है अपने क्लाइंट को, अपने सोसाइटी को, बाय गिविंग देम बेटर सर्विसेज। ये हमारा पहला आ रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पे है। बट ये चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर है क्या, सवाल ये उठता है कि ये चीज़ें क्या मैनेजमेंट के अंदर है? नहीं, मैनेजमेंट के अंदर जो है सर्विस मोटिव नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर सर्विस मोटिव नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर जो मेन मोटिव है वो है प्रॉफिट कमाना, वो है प्रॉफिट कमाना। इन द सेंस व्हाट, कि पहला वाला जो फीचर है वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोफेशन का मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है, बट मैनेजर्स का मेन मोटिव जो है प्रॉफिट कमाना है। तो ये वाला फीचर मैच नहीं कर रहा है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कहने का मतलब क्या है कि आपको जितने भी आप प्रोफेशन है, जितने भी प्रोफेशन है, चाहे सीए है, चाहे सीएस है, या चाहे आपका डॉक्टर है, या चाहे एडवोकेट है, सारे प्रोफेशंस के अंदर आपको जो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसे आपको अक्वायर करना होता है। सीए को क्या क्या नॉलेज लेना है, ये वेल डिफाइंड है। सीएस को क्या क्या नॉलेज लेना है, ये भी वेल डिफाइंड है। डॉक्टर को क्या क्या नॉलेज लेना है, ये भी वेल डिफाइंड है। एडवोकेट को क्या क्या नॉलेज लेना है, ये भी वेल डिफाइंड है। इन द सेंस व्हाट, कि जितने भी प्रोफेशन हैं उनको क्या नॉलेज गेन करना है, उनको क्या नॉलेज गेन करना है, कैसे नॉलेज गेन करना है, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है। क्या ये चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर भी है? सवाल ये उठता है कि क्या ये चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर भी है? तो मैनेजमेंट के अंदर में अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट के अंदर भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इन द सेंस व्हाट, कि मैनेजमेंट में भी क्या पढ़ना है, फाइनेंस मैनेजर को क्या पढ़ना है, मार्केटिंग मैनेजर को क्या पढ़ना है, एचआर मैनेजर को क्या पढ़ना है, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है। ये भी जो है बिल्कुल सिस्टमैटिकली ये पता होता है, और कैसे नॉलेज लेना है ये भी वेल डिफाइंड है। इसका मतलब ये वाला फीचर जो है वो क्या करता है, मैच करता है। मतलब हमने दो फीचर डील किया, पहला फीचर मैच नहीं किया बट दूसरा फीचर मैच किया है। तीसरा फीचर पे आते हैं, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। आपको पता है जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे मान लो कोई लॉयर है, उसका प्रोफेशनल एसोसिएशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर कोई डॉक्टर है तो उसका प्रोफेशनल एसोसिएशन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका प्रोफेशनल एसोसिएशन है आईसीआई। ये क्या करता है, ये अपने मेंबर के लिए क्या बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट। ये मेंबर के लिए क्या बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब क्या करना और क्या नहीं करना है, क्या आपका बिहेवियर होगा, बीइंग ए प्रोफेशनल आप कैसे बिहेव करेंगे, इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। तो ऑल प्रोफेशनल्स, जितने भी प्रोफेशंस हैं, वो प्रोफेशंस जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए बाउंड होता है। किसी भी कंडीशन में वो आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते हो तो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर जो है प्रोफेशनल एसोसिएशन आपके ऊपर क्या कर सकती है,
एक्शन ले सकती है, आपको जो है वो क्या कर सकती है, डिग्री आपसे वापस मांग सकती है, आपकी प्रैक्टिस छीन सकती है कि प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, ये चीज़ें आपको होगी। बट क्या ये चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल है? मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशनल एसोसिएशन है ही नहीं। कुछ एसोसिएशन, मैनेजमेंट एसोसिएशन बने भी हैं तो उसे उसका मेंबर बनना मैंडेटरी नहीं है। वो अभी एडवाइजरी दे रहे हैं, उन्होंने अभी कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया है। हाँ, वो एडवाइस कर रहे हैं मैनेजर को कि ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बट अभी भी जो मैनेजमेंट एसोसिएशन है उन्होंने ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया है। मैनेजर्स को फॉलो करना उसको मैंडेटरी नहीं किया गया है। इन द सेंस ये वाला फीचर जो है ये भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बट हमारा जो प्रोफेशन है उसके अंदर इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बट मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कोई भी इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। तो ये फीचर भी मैच नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, वो है एसोसिएशंस ऑफ प्रोफेशनल। हर एक प्रोफेशंस का अपना एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। जैसे अगर मैं बात करूं सीए का, तो सीए का प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसका नाम है आईसीआई। अगर मैं बात करूं डॉक्टर का तो जिसका है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। मैं एडवोकेट की बात करूं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हर एक प्रोफेशनल का अपना एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। जो प्रोफेशनल एसोसिएशन इसलिए है ताकि उनको रेगुलेट किया जाए, उनको सर्टिफिकेट अवार्ड करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। All profession are required affiliation from the professional association which award certificate of practice। हर एक प्रोफेशंस के पास अपने एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो उनको प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अवार्ड करता है, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, उनको रेगुलेट करता है, उनकी एग्जामिनेशन करवाता है, उनकी एंट्री इंश्योर करवाता है। ये सारा काम किसका है? प्रोफेशनल एसोसिएशन का है। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर ऐसे प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाए गए हैं? मैनेजमेंट के अंदर ऐसे प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाए गए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट एसोसिएशन। कुछ मैनेजमेंट एसोसिएशन बने हैं, कुछ दिल्ली के अंदर, कोलकाता के अंदर कुछ मैनेजमेंट एसोसिएशन बने हैं, बट वो मैनेजमेंट एसोसिएशन का मेंबर बनना मैंडेटरी नहीं है। वो मैनेजमेंट एसोसिएशन जो कोड ऑफ कंडक्ट बना रही है उसको फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये अभी मैनेजमेंट एसोसिएशन फुल फ्लेज्ड काम नहीं कर रहा है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला फीचर भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ भी मैनेजमेंट एसोसिएशन नहीं है। अब एक नेक्स्ट बात आती है, दैट इज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कहने का मतलब क्या हो? एवरी प्रोफेशन, जितने भी प्रोफेशंस हैं, सारे प्रोफेशंस के अंदर एंट्री रेस्ट्रिक्ट किया गया है। जैसे मान लो कि अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपको फाउंडेशंस की, इंटर की, ट्रेनिंग, सीए फाइनल की सारे एग्जामिनेशंस क्या करने पड़ेंगे? आपको निकालने पड़ेंगे, तभी जाके आप सीए बन सकते हो। मतलब आप कोई भी बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको एंट्री है, रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है कि आपको ये वाला एग्जामिनेशन, ये वाला क्वालिफिकेशन, ये वाला ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना है, देन यू कैन बिकम अ सीए। इन द सेंस व्हाट कि द एंट्री ऑफ प्रोफेशन, अगर मैं प्रोफेशन की एंट्री की बात करूं, रिस्ट्रिक्टेड थ्रू द एजुकेशनल डिग्री। हर प्रोफेशन के अंदर एंट्री को रोका गया है कि भैया आपको सबसे पहले ये एजुकेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी, आपको ये जो है वो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, देन यू कैन बिकम अ प्रोफेशन। बट ऐसा बात मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर, ध्यान सुनिएगा, मैनेजमेंट के अंदर ऐसा बात नहीं है। कोई भी मैनेजमेंट जो है, कोई भी मैनेजमेंट करने वाला बंदा जो होता है वो क्या कहलाता है? मैनेजर। मतलब मैनेजर कोई भी बन सकता है। आपके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, डिग्री नहीं है, तो भी आप मैनेजर्स बन सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट करने के लिए ऐसा कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है। मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास मैनेजरियल एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब मैनेजर बनना रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया गया है। एनी पर्सन
having the managerial ability, any person having the management capacity, any person जो मैनेजमेंट कर सकता है, चाहे आपके पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, चाहे आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप आसानी से मैनेजमेंट कर सकते हो। मतलब मैनेजमेंट करने के लिए एमबीए की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैनेजमेंट करने के लिए बीबीए की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनी पर्सन हैविंग द मैनेजरियल एबिलिटी, कोई एक पर्सन, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, उन्होंने पढ़ाई करी ही नहीं है, उन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री भी नहीं ली है, लेकिन बहुत बड़े बिजनेस के जो है वो मालिक है, बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने खड़ा कर दिया अपने मैनेजमेंट के बदौलत। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बढ़िया मैनेजर बनने के लिए, गुड मैनेजर बनने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, डॉक्टर बनना है, अगर आपको एडवोकेट बनना है, आपको प्रोफेशन के अंदर जाना है, तो आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला फीचर जो है वो भी मैच नहीं कर रहा है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं, सारे चीज़ों को कंपेयर करूं, तो मैनेजमेंट नॉट कंसीडर्ड फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक लॉ और मेडिसिन। मैनेजमेंट जो है फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, बट इट इज़ अबाउट टू बिकम प्रोफेशन है, क्योंकि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर है। आपका जो है नो ऑब्लिगेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट में ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन का ऑब्लिगेशन नहीं है। कोई फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट भी मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। नो प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैनेजर्स बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैनेजमेंट का जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव है, मैनेजमेंट का मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना नहीं है। तो अगर मैं इन सारे चीज़ों को कंपेयर करूं, इन सारी चीज़ों को अगर कंक्लूजन में लेके आऊं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इज मैनेजमेंट इज बिकमिंग अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, बट मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन बनने के कगार पे है। मैनेजमेंट इज बिकमिंग अ प्रोफेशन। दिस कैन बी सीन एज ए इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द बिजनेस। ये ऐसा इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि ऐसे कई बिजनेस हाउसेज हैं जो प्रोफेशनल मैनेजर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपने कंपनी में मैनेजमेंट के लिए रख रहे हैं। फैमिली बिजनेस में फैमिली को रिप्लेस किया जा रहा है और उसके जगह पे प्रोफेशनल मैनेजर्स को रखा जा रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है ये प्रोफेशन तो नहीं है, बट इट इज़ अबाउट टू बिकम प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन बनने के कगार पे है, प्रोफेशन बनने के रास्ते पे है, ये आप कह सकते हैं क्लियरली। समझ में आ रही बात? तो ये फीचर यहाँ पे जो है वो ध्यान रखिएगा, ये सारे फीचर जो है वो मैच नहीं किया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन नहीं है। ये बात क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट का नेचर के बारे में बात करते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। सबसे पहली बात है, मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है। व्हेन वी टॉक अबाउट द मल्टी डायमेंशंस का मतलब होता है अलग अलग फेस। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल इसीलिए है मेरे भाई, क्योंकि मैनेजमेंट कभी जो है आप दिखेगा कि मैनेजमेंट जो है वो किसका कर रहा है जी, पीपल का मैनेजमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट को दिखेगा कभी अच्छा ये पीपल का मैनेजमेंट हो रहा है, फिर मैनेजमेंट कभी जो है काम को मैनेज कर रहा होगा, फिर मैनेजमेंट कभी जो है ऑपरेशन को मैनेज कर रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है आपको एक काम करता हुआ नहीं दिखेगा, आपको कभी दिखेगा कि भैया जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, सारे एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जा रहा है। मतलब मैनेजमेंट ऑफ क्या है, वर्क है। जितने भी इंप्लॉई है कंपनी के अंदर, वो इंप्लॉई को मैनेज किया जा रहा है, तो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है। ऑपरेशन इनपुट आउटपुट को मैनेज किया जा रहा है, तो मैनेजमेंट ऑफ क्या है, ऑपरेशन है। तो सिंपल कहने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट के अलग अलग फेस हैं, जैसे अलग अलग डायमेंशन है। मैनेजमेंट कभी वर्क को मैनेज करते हुए दिखेगा, मैनेजमेंट कभी पीपल को मैनेज करते हुए दिखेगा, मैनेजमेंट कभी ऑपरेशन को मैनेज करते हुए दिखेगा। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, मल्टी डायमेंशनल। क्या बोला गया है, मल्टी डायमेंशनल। किसके कई आयाम हैं, कई डायमेंशंस हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरा है, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है लगातार करने की चीज़ है। मैनेजमेंट जो है ऐसा नहीं कि आया किया और गया, नहीं, सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस सेपरेट फंक्शंस आपको करना पड़ेगा मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। और ये सारे जो चीज़ें जो है आपको टुगेदर परफॉर्म करना पड़ेगा और ऑल मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ेगा और लगातार परफॉर्म करना पड़ेगा। इन द सेंस मैनेजमेंट जो है एक दिन करने की चीज़ नहीं है। अगर ऑपरेशन चल रहा है, कंपनी चल रही है, तो मैनेजमेंट लगातार करना पड़ेगा और कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, और कंटिन्यूअसली में प्रोसेस से करना पड़ेगा। आई मीन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बाद प्लानिंग, ये एज ए प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का सेकेंड फीचर्स बन के ये आता है कि मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो कंटिन्यूअसली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब कंटिन्यूअसली आपको प्लानिंग भी करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली ऑर्गेनाइजिंग भी करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली आपको स्टाफिंग भी करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली आपको डायरेक्टिंग भी करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली आपको कंट्रोलिंग भी करते रहना पड़ेगा। इन द सेंस व्हाट कि मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है। इन द सेंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस, आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट नीड्स। एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अलग अलग लोग होते हैं, उनका अलग अलग नीड्स है। कोई आदमी यहाँ पे हायर सैलरी के लिए आया है, कोई आदमी प्रमोशन से आता है, कोई आदमी लर्निंग करने आया है। लेकिन जो है मैनेजमेंट जो है इन सारे लोगों को इंटीग्रेट करता है, सबको कोऑर्डिनेट करता है, सबको टीम की तरह काम करता है। इससे कहने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट इंडिविजुअलिज्म में नहीं कहा जा सकता है कि भैया इंडिविजुअल आदमी मैनेजमेंट कर रहा है। नहीं, मैनेजमेंट का मतलब होता है टीम। कॉमन गोल कैन बी गेट थ्रू द टीम वर्क और एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या है कि ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट अकेला का काम नहीं है, कई लोग मिल करके मैनेजमेंट करते हैं। इन द सेंस अलग अलग लोग अलग अलग फंक्शन करते हैं, तो सब लोग मिल करके एज ए टीम काम करते हैं और फिर मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसीलिए मैनेजमेंट को बोला गया है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये कई लोगों को मिल करके बनता है। ऐसे मान लो एग्जांपल ले लो कि हमारी कंपनी है, कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, परचेज मैनेजर है। ये सारे लोग इंडिविजुअली काम कर रहा है, बट सारे लोगों को एज ए टीम ही काम करना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट की बात करूं तो सारे लोग जो है एज ए टीम ही होंगे। इन द सेंस व्हाट कि मैनेजमेंट जो है आपका क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, ये अकेला का काम नहीं है। सब लोग मिलजुल के कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, एज ए टीम होके काम करते हैं। तो ये फीचर भी आपका क्लियर होगा। आगे है मैनेजमेंट जो है डायनेमिक फंक्शन है। अगर मैं वर्ड यूज करता हूं डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। जो सिचुएशन टू सिचुएशन अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है। जो चीजें सिचुएशन टू सिचुएशन अपने आप को चेंज करता है उसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं। तो मैनेजमेंट डायनेमिक इसीलिए है क्योंकि मैनेजमेंट अपने आप को बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, आपका जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है, मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन एंड हैज टू बी अडेप्ट इटसेल्फ एज पर द चेंजिंग इन्वायरमेंट। जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेज होगा, जो भी सिचुएशन में चेंजेज होगा, जो भी सर्कमस्टांसेस में चेंजेज होगा, जो भी कंडीशन में चेंजेज होगा, उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट भी अपने आप को क्या कर लेगा, मैनेजमेंट भी अपने आप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर लेगा या चेंजेस को क्या कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। तो जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली चेंजेस को अडॉप्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली चेंजेस को क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, डायनेमिक बोला जाता है। जैसे पता होना चाहिए आपको कि मैकडोनल्ड्स टिक्की चाट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मैकडोनल्ड्स में जाएंगे तो वहां पे आपको मैकालू टिक्की बर्गर मिलता है। इंडिया में ऐसे मैकडी का कोई ऐसा मेनू मैकालू टिक्की बर्गर नहीं था, बट जब वो इंडिया में आया और इंडिया में आने के बाद उसने देखा कि इंडियन लोग जो है आलू बहुत पसंद करते हैं, आलू बहुत पसंद करते हैं, आलू का टिक्की बहुत खाते हैं। तो उसने क्या किया, मैक आलू टिक्की बर्गर एक जो है बर्गर लॉन्च कर दिया सबसे मिनिमम प्राइस में, जिससे कि मैक्सिमम लोग उसके जो है रेस्टोरेंट में आए। इन द सेंस व्हाट कि मैनेजमेंट जो है रिजिड नहीं होता है। मैनेजमेंट अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली, अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, डायनेमिक फंक्शन बोलते हैं। अब है हमारा मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इन दिस, इसका कहने का मतलब सिंपल से होता है कि देखिएगा, इसका कहने का सिंपल सा क्या मतलब होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग गोल हो सकते हैं। एक स्कूल है तो स्कूल का गोल ये है अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करना। एक मोबाइल कंपनी का गोल है कस्टमर बेस बनाना। एक मोबाइल कंपनी का गोल है अच्छे कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, तो सारी कंपनी का अपना अलग अलग गोल है और सारे कंपनी में एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, कई इंडिविजुअल्स काम करते हैं, सारे इंडिविजुअल्स काम करते हैं और सारे इंडिविजुअल जो काम करते हैं, सारे डिपार्टमेंट जो काम करता है, उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सिर्फ एक है, क्या है, टुवर्ड्स गोल। वो डायरेक्शन क्या है,
टुवर्ड्स गोल। जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, सारे लोग का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स गोल ही होता है। इसका मतलब मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि गोल अचीव हो जाए, या आप मैनेजमेंट अगर करोगे तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। इसीलिए यहां पे एक फीचर ये बन के आता है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट किया ही इसलिए जाता है ताकि गोल अचीव हो जाए, या मैनेजमेंट अगर आप करोगे तो गोल अचीव हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये चीजें यहां पे ध्यान रखिएगा। फिर मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्सेस। इंटेंजिबल मतलब होता है कि जिसको आप देख नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल। मैनेजमेंट के साथ भी वही है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा इधर। कैनॉट बी सीन, मैनेजमेंट देख नहीं सकते, बट इट इज प्रेजेंस कैन बी फेल्ट व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस अचीव गोल थ्रू द गोल टारगेट आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड एम्प्लॉई आर वेरी हैप्पी। अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने सारे गोल को अचीव कर रहा है, अपने सारे टारगेट को मेट कर रहा है, सारे एम्प्लॉयज को हैप्पी रखा हुआ है, उसके पास बहुत बेटर तरीके से प्लान है, बहुत बेटर तरीके से स्ट्रैटेजी है, बहुत बेटर तरीके से एग्जीक्यूशंस होता है, तो हम लोग वहां पे जाके कह सकते हैं कि अरे यार यहाँ पे तो बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है, यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो क्या है, बहुत बढ़िया है, गुड मैनेजमेंट है। क्या आपने मैनेजमेंट को कहीं देखा? नहीं। मैनेजमेंट को आपने फील करा। मैनेजमेंट आप फील करेंगे, आप जहां भी जाएंगे वहां पे सब कुछ अगर सिस्टमैटिक है, सब कुछ बेटर तरीके से, सब कुछ अरेंज है, सब कुछ जो है वो स्ट्रैटेजी प्लानिंग अकॉर्डिंग है, सब लोग हैप्पी हैं, खुश हैं, गोल अचीव हो रहा है, टारगेट अचीव हो रहा है, तो हम लोग वहां पे कहेंगे कि वहां पे मैनेजमेंट है, वहां पे मैनेजमेंट अच्छा से हो रहा है, मैनेजमेंट बेटर तरीके से हो रहा है, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट इज अवेलेबल। तो मैनेजमेंट जो है फिजिकली अपीयर नहीं करेगा, बट मैनेजमेंट जो है वो क्या है, इंटेंजिबली वहां पे आप फील कर सकते हैं। फिर है मैनेजमेंट ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब ये होता है कि एवरीवेयर, मैनेजमेंट भी हर जगह जरूरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस स्कूल्स हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हॉस्पिटल्स हो, इन द सेंस इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है टाटा मोटर्स, एचडीएफसी, सोशल है रेड क्रॉस सोसाइटी, एनजीओ है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट पॉलिटिकल है, आई मीन पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सारे हैं। हर जगह पे मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा नहीं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगा, मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट एवरीवेयर है। जहां भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे, जहां पे बहुत सारी फंक्शंस होंगी, वहां पे मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट आएगा ही आएगा। चाहे मैनेजमेंट कहीं वो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, वहां पे मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट आएगा। इन द सेंस मैनेजमेंट जो है ऑल परवेसिव है। The activities involved in managing our enterprises are common to all organization। सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ेगा, सारे ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करनी पड़ेगी, सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, सारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वाला काम करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। ये बातें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो मैनेजमेंट का 3 ऑब्जेक्टिव है। एक है सोशल ऑब्जेक्टिव, एक है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एक है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है वो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इसका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब तक सोसाइटी, एम्प्लॉय और हमारा ओनर, तीनों को खुश होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तीनों को खुश करने के लिए मैनेजमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव ही है, दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर मैं बात करूं यहां पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का, तो मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशंस के 3 ही ऑब्जेक्टिव है। पहला जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है मैनेजमेंट से, क्या चाहता है? हमें तो सर्वाइव करवा दो। हमें सर्वाइव करवा दो मतलब क्या है? हमें कम से कम इस कंडीशन में लेकर के आओ कि कॉस्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए? रेवेन्यू होना चाहिए। ओके, इन द सेंस उसके बाद हमें प्रॉफिट चाहिए। हमें इस कंडीशन में लेके आओ कि कॉस्ट कम हो और रेवेन्यू क्या हो? ज्यादा हो। फिर जो है हमारा एक्सपेंशन होना चाहिए, हमारा जो है नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ने चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ने चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ने चाहिए। इन द सेंस व्हाट,
कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाहता ये है कि सबसे पहले हमें सर्वाइवल दे दो। सर्वाइवल मतलब क्या है कि एटलीस्ट हमारे पास इतना रेवेन्यू आए कि हमारा कॉस्ट जो है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। मतलब टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट बाय द रिड्यूसिंग वेस्टेज। इन द सेंस कम से कम ऐसा सिचुएशन ले आओ कि जितना भी हमारा कॉस्ट अकर हो रहा है वो कॉस्ट रिकवर हो जाए। दूसरा, इसके बाद essential incentive for the successful operation of the enterprises and the reward for being the risk। in the sense what कि भैया हमें प्रॉफिट आनी चाहिए, जो हम रिस्क ले रहे हैं, जो हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले में हमें प्रॉफिट भी आनी चाहिए। तो प्रॉफिट हमारा जो है वो एक सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में आएगा, और प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को फिर से यूज करेंगे और हम अपने एम्प्लॉय को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज करेंगे, हम कैपिटल बेस इंक्रीज करेंगे। इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन यही तीन चीज मांगता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इसके बाद मैं बात करता हूं सोसाइटी क्या कहता है। सोसाइटी कहता है सुनो, सोसाइटी बोलता है सुनो भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड, जो नीडी लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको, या वुमेन्स लोग हैं उनको क्या करिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिए। ये हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिए। दूसरा होता है कि हमारे लिए सोसाइटी के लिए कुछ बेसिक एमिनिटीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, रोड्स, पार्क्स, या जो है डिस्पेंसरी, या जो है टॉयलेट्स, ये सब हमारे लिए बनाओ, बेसिक एमिनिटीज की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करो। साथ में सोसाइटी चाहती है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स का यूज करो, जिससे कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, पॉल्यूशंस नहीं करना है। ये तीन जो है ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव, कि भैया हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, हमें जो है वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करनी है, और हमें इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाना है, और साथ में हम उन्हें अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या करें, प्रोवाइड करें। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव आएगा। दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एम्प्लॉय क्या चाहता है, एम्प्लॉय चाहता है भैया हमें जो है ग्रोथ का चांसेस मिलना चाहिए, हमें ग्रोथ का चांसेस मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो है ग्रोथ करवाओ, हमारा जो है प्रमोशन करो, हमारा जो है वो इन्हांसमेंट करो, हमारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, हमें ग्रो करवाओ। दूसरा, अच्छे सैलरी प्रोवाइड करो, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करो, फ्री में हमें घर दे दो, फ्री में हमें बच्चों को पढ़ाई दे दो, फ्री में मेडिकल अलायंस दे दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय जो है चाहता है कि अगर जिस कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं, कि जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारा जो है वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे काम करने का माहौल बहुत ज़रूरी है बच्चा, माहौल होना चाहिए। वहाँ पे काम ऐसा करे कि भैया नहीं काम करने में मज़ा आ रहा है, वहाँ पे लोग पॉजिटिव लोग हैं, निगेटिव लोग नहीं है, डीमोटिवेटेड लोग नहीं है, मोटिवेटेड लोग हैं। तो माहौल चाहिए। दूसरा क्या है भैया, माहौल से काम नहीं चलेगा, अच्छी सैलरी भी चाहिए, अच्छे पर्क्स भी चाहिए, और साथ में जो है समय समय पे हमारा प्रमोशन भी हो जाए, समय समय पे हमारा ग्रोथ भी हो जाए, समय समय पे हमारा जो है ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड किया जाए। तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा। इन द सेंस यहाँ पे तीन तरह की बातें हमने की, एक सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई जी, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जल्दी से मैं रिवीजन करवा रहा हूं, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, डिटेल में बताऊंगा बहुत समय लगेगा, मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपको, क्योंकि आप लोग जो है एक बार आप लोग जरूर पढ़े होंगे इसको, तो फटाफट से हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे टाइम देंगे, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे बनाना है। आइए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंस ये आ रहा है, ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट जो है वो क्या है, मैनेजमेंट गिव्स अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स को एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड कौन करता है, मैनेजमेंट। और किस लिए प्रोवाइड करता है कि ओवरऑल गोल जो है ऑर्गेनाइजेशंस का वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। इन द सेंस
मैनेजमेंट जितने भी एफर्ट्स हैं, चाहे फाइनेंस का एफर्ट्स है, प्रोडक्शन का एफर्ट्स है, परचेज का एफर्ट्स है, मार्केटिंग एंड सेल्स का एफर्ट है, सारे लोगों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, एक साथ लाता है, ताकि वो कॉमन गोल को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। समझ में आ रही बात? सारे चीजों को इंटीग्रेट करता है, एक साथ ला क्या, प्रोडक्शन का काम, फाइनेंस का काम, परचेज का काम, सबका काम इंटर रिलेटेड है, तो इंटीग्रेट करता है ताकि हमारा कॉमन गोल क्या हो, अचीव हो। तो पहला इंपॉर्टेंस बन के यहां पे आएगा कि हमारा ग्रुप गोल्स को अचीव करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। दूसरा, यूजफुल इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज के अनुसार हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉय होता है उस चेंजेस को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, वो चेंजेस को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है उस काम में वो कंफर्टेबली काम कर रहा है, कंफर्टेबल हो गया है। अब उसको जब नया सॉफ्टवेयर लगेगा, नया सिस्टम आएगा, नया तरीका से चीजें होती है तो उसे अनकंफर्टेबल लगता है, इसीलिए उसको वो रेसिस्ट करता है। अब यहां पे क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है और मैनेजमेंट यहां पे हेल्प करता है पीपल को मोटिवेट करता है, उनको जो है वो क्या करता है कि बात करता है, कम्युनिकेट करता है और उनको चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करता है जी, उनको ट्राई करवाता है, उनको क्या करता है, उनको रेडी करवाता है। इन द सेंस मैनेजमेंट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशंस को डायनेमिक बनाता है। कैसे? मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज के साथ ऐसे बात करता है, कम्युनिकेट करता है, मोटिवेट करता है, उनको बताता है कि चेंजेस क्यों इंपॉर्टेंट है और फिर चेंजेस करवाने के लिए रेडी कर लेता है। तो मैनेजमेंट यहां भी हेल्प कर रहा है कि मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को डायनेमिक बना रहा है। मैनेजमेंट हमारी इफिशियंसी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? मैनेजमेंट हमारी इफिशियंसी को ऐसे बढ़ाता है, ध्यान सुनिएगा। मैनेजर्स ट्राई टू रिड्यूस कॉस्ट। हमारा मैनेजर जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे प्लानिंग फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, जो भी फंक्शन है, ये सारे फंक्शन का काम ये है कि किसी भी तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है, मतलब इफिशियंसी बढ़ानी है। इन द सेंस पूरा का पूरा मैनेजमेंट का फोकस ही होता है इफिशियंसी बढ़ाना, ताकि इफिशियंसी बढ़ेगा, इट्स ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेनिफिटेड होगा, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है फायदेमंद होगा। तो यहां पे ये बातों का भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंस आता है। हमारा जो मैनेजमेंट है सोसाइटी को डेवलप करता है। मैनेजमेंट जो है वो ये इंश्योर करता है कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स लोगों को प्रोवाइड किया जाए, गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड किया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस किया जाए ताकि कम प्राइस में चीज़ों को अवेलेबल करवाया जाए मार्केट में। ये सारी चीज़ लोगों के बेनिफिट के लिए करवाया जाता है। इन द सेंस मैनेजमेंट इस बात को इंश्योर करता है कि सोसाइटी के साथ कुछ गलत ना हो, अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स मिले, उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी उनको मिले, उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाए। ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात, ये भी हमारा मैनेजमेंट इंश्योर करता है। फिर हमारा इनहांस पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमारा मैनेजमेंट ये भी इंश्योर करता है कि हमारे जो वर्कर्स है वो मोटिवेटेड रहे, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करना, इस इंडिविजुअल्स को, उनको ग्रोथ, बेटर रेम्युनरेशंस थ्रू द टीम स्पिरिट, उनके अंदर टीम स्पिरिट डेवलप करना, कॉपरेशन डेवलप करना, कमिटमेंट डेवलप करना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल के लिए क्या कर सके, काम करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के सक्सेस के लिए काम कर सके। ये भी हमारा मैनेजमेंट का ही काम है कि वो जो है एक एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय जो चाहता है, वो एम्प्लॉय जो चाहता है उन सारे चीज़ों को इंश्योर करना, उनको मोटिवेट करना, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करना, उनकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना, उनको अच्छा रेम्युनरेशन देना, उनको बेटर हो कंडीशन, वर्किंग कंडीशन देना, एक टीम की तरह काम करवाना, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कमिटमेंट के साथ काम करवाना, ये हमारा काम मैनेजमेंट का है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। फिर है हमारे पास, ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या, ध्यान से सुनिएगा। कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन जो है क्या है, प्रोसेस है दैट इंश्योर द orderly arrangement of individuals group efforts to ensure unity of action in the realizations of common objective। ध्यान सुनिएगा।
कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन कामों को ऑर्डरली अरेंज करना, इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को ऑर्डरली अरेंज करना, ताकि यूनिटी ऑफ एक्शंस आ सके, सारे लोग मिलजुल के काम कर सके, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो कॉमन गोल है वो अचीव हो सके। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। एग्जांपल से समझाओ सर, एग्जांपल से समझो मेरे बच्चे। प्रोडक्ट परचेज, प्रोडक्शंस, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स, ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ये सारे के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। मैनेजमेंट जो है ये कोऑर्डिनेशंस के बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं है, एग्जीक्यूट हो पाएगा। इन द सेंस जितने भी लोग इंडिविजुअल एफर्ट्स लगा रहे हैं सबको एज ए यूनिट होके काम करना पड़ेगा, यूनिटी ऑफ एक्शन लाना पड़ेगा। कॉमन गोल को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए, यूनिटी ऑफ एक्शन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जहां पे डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले लोगों को इंटीग्रेट किया जाता है, साथ में मिलकर के काम करवाया जाता है, ताकि हमारा गोल जो है वो क्या हो जाए? अचीव हो जाए। तो ये हमारा डिफिनेशन आता है कोऑर्डिनेशंस का। आइए बात करते हैं, एक चीज आती है एग्जामिनेशंस में, अक्सर पूछ देता है कि कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशंस क्या होता है। मैं बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं। कोऑर्डिनेशंस आपसे करवाया जाएगा, कोऑपरेशंस आपकी मर्जी है। कोऑर्डिनेशन जो है फ्रीडम के मामले में बात करें तो प्लान्ड है, इंप्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन उसको इंप्लीमेंट करवाएगा। बट जो कॉपरेशन है वो इंप्लॉइज पर डिपेंड करेगा कि हम कॉपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है, वाइडर है, तो आपको कोऑर्डिनेशन करना ही करना पड़ेगा। ये जो है वो कॉपरेशन जो है वो प्रायोरिटी पे नहीं है, आपकी मर्जी है कॉपरेट करें या ना करें। सपोर्ट की बात करें तो वो यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशंस के अंदर होल हार्टेड सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। एक इंप्लॉइज एक दूसरे इंप्लॉइज के साथ, एक डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ होल हार्टली जो है कॉपरेट करे, होल हार्टली जो है वो कोऑर्डिनेशंस करेगा। दूसरा जो है यहाँ पे आपको कॉपरेशन आपकी मर्जी पे है, आप करें या ना करें। ठीक है, एक रिलेशनशिप की बात करें, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रिलेशनशिप की वजह से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, बट कॉपरेशन जो होगा वो सिर्फ इनफॉर्मल रिलेशन की वजह से होगा। अगर हमारी आपकी दोस्ती है तो हम आपको कोऑपरेट करेंगे, बट हमारी आपकी दोस्ती नहीं भी है तो भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। हमारी आपकी दोस्ती है तो भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, नहीं भी है तो भी करना पड़ेगा। बट अगर दोस्ती है तभी हम कोऑपरेशन करेंगे, दोस्ती नहीं है तो अक्सर कोऑपरेशन नहीं हो पाता है। आइए बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के जो है इसेंस है। इन द सेंस ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तभी काम कर सकते हैं जब इन सारे फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। सारे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, एवरीवेयर कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेशन जो है वो परवेसिव है, हर जगह पे करना पड़ेगा भाई, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, ध्यान रखिएगा। इट रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट के अंदर, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशंस का रिक्वायरमेंट है, पहली बात। दूसरा, कोऑर्डिनेशन जो है वो क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट और हर एक जो है फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। तो जब तक एक दूसरे से मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक काम जो है कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो भैया इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट होने की वजह से कोऑर्डिनेशंस एवरीवेयर, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, all department, all activities, all human beings working in the organization require the coordination। तो यहां पे क्या होगा? परवेसिव फंक्शन बन के आएगा कि कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है? परवेसिव है, प्रेजेंट एवरीवेयर, पहली बात। दूसरा, कोऑर्डिनेशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर है, सारे मैनेजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब वो मैनेजर टॉप लेवल पे हैं तो उनको भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, लोअर लेवल पे हैं तो उनको भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, मिडिल लेवल पे हैं तो उनको भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, टॉप लेवल पे बैठा हुआ को मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, मिडिल लेवल पे बैठा हुआ आदमी टॉप लेवल एंड लोअर लेवल से कोऑर्डिनेशन करेगा, लोअर लेवल बैठा हुआ आदमी मिडिल लेवल से और जो है वर्कर से कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब एवरी मैनेजर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस coordinate with each other, coordinate with the seniors and juniors so that work of the organizations can be executed, goal of the organizations can be achieved।
ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सारे लेवल पे कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट होगा। कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटीग्रेट करता है, सारे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं बट कोऑर्डिनेशन ही जो है उन कामों को इंटीग्रेट करता है, एक साथ लेकर के आता है, उसको पर्पसफुल एक्टिविटीज में चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? ताकि कॉमन गोल को क्या जा सके, कॉमन फोकस एंड कॉमन एफर्ट्स लगाया जा सके, कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। फिर आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशंस लगातार करना पड़ेगा मेरे भाई। कोऑर्डिनेशन इज ऑल टाइम प्रोसेस, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन काम करता रहेगा, कोऑर्डिनेशन जो है आपको हर स्टेजेस पे, हर जगह पे, हर एक्टिविटीज के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट्स के बीच में करते रहना पड़ेगा और लगातार करते रहना पड़ेगा। ये फीचर आएगा, दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन जो है यूनिटी ऑफ एक्शंस, मैंने अभी जस्ट बताया कि कोऑर्डिनेशन जो है इंश्योर करता है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं सारे लोग एक डायरेक्शन में काम करें टुवर्ड्स द गोल, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इट्स सिक्योर यूनिटी ऑफ between the departments and ensure that all action is aimed at achieving the goals of the organization। जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट के बीच में यूनिटी ऑफ एक्शन होनी चाहिए ताकि वो गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो ये है हमारा अगला, ये है हमारा नेक्स्ट। डेलिब्रेट फंक्शन कोऑर्डिनेशन आपसे करवाया जाएगा, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। मैनेजर कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल केयरफुली एंड प्लान मैनर। ये प्लान मैनर में केयरफुली एकदम सिस्टम के थ्रू आपसे कोऑर्डिनेशन करवाया जाएगा, राइट। ये विलिंगली, इट इज़ वर्क जो है आपको विलिंगली आपसे करवाया जाएगा। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, डेलिब्रेट फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सवाल उठ के आता है, कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है क्या? यस, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है एक सेपरेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट जो है कई चीज़ों को मिलकर के बनता है। मैनेजमेंट ग्रुप एफर्ट्स है और ग्रुप एफर्ट्स है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो मैनेजमेंट बिना कोऑर्डिनेशन का हो ही नहीं सकता। जब तक लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, डिपार्टमेंट के बीच में, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में, मैनेजर्स के बीच में, एक्टिविटीज के बीच में, लोग इंप्लॉय काम कर रहे हैं उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशंस करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कोऑर्डिनेशन जो है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में काउंट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लाइक अ थ्रेड्स इन द गार्लैंड, कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द फंक्शन। जैसे जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो जैसे थ्रेड्स जो होता है वो माला का, सारे माला को एक साथ पिरो करके रखता है, वैसे जो है कोऑर्डिनेशन जो है ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को एक साथ पिरो करके रखता है। ये हमारा कोऑर्डिनेशंस का आता है। प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बिगिंस एट द प्लानिंग। प्लानिंग पे शुरू होता है और ये जो है सारे लेवल ऑफ प्लानिंग पे शुरू होता है और सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन चलेगा। अब देखिएगा कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लानिंग पे कैसे है। आपका जो मास्टर प्लान है वो आपका सब प्लान से कोऑर्डिनेट होना चाहिए। इन द सेंस इट रिक्वायर, ध्यान सुनिएगा इधर, इट रिक्वायर क्या है, रिक्वायर्ड बिटवीन द मास्टर्स प्लान एंड द सपोर्टिव प्लान्स ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट का जो मास्टर प्लान है और उनके जो सपोर्टिव प्लान है दोनों आपस में क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। रिक्वायर्ड बिटवीन द डिफरेंट रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज जो है ऑर्गेनाइजेशनल, उनके बीच में ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। हमारा जो पीपल रिक्वायर्ड स्किल्स वो और जहाँ पे पीपल को हम असाइन कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हमारा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हमारा जो काम हुआ है और जो हमने सोचा था उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब कोऑर्डिनेशन जो है ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे रिक्वायर्ड है। प्लानिंग फंक्शंस पे, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन पे, स्टाफिंग फंक्शन पे, डायरेक्टिंग फंक्शन पे, कंट्रोलिंग फंक्शन पे, एवरीवेयर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। तो यहां पे ये चीजें बन के आ रही है कि कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब सवाल यहां पे ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे जैसे छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो कम लोग हैं तो कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट कम होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाएगा तो वहां पे ज्यादा लोग होंगे तो कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट क्या होगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा। इन द सेंस वर्ड, एज ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो इन द साइज द मेंबर्स ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड आल्सो इंक्रीजेस, जिसकी वजह से वहां पे कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहला इंपॉर्टेंस ये आएगा ग्रोथ इन साइज। अगर साइज बड़ा हो रहा है, इंप्लॉइज बढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, पहली बात। दूसरा, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है
फंक्शंस में डिवाइडेड नहीं है तो कोऑर्डिनेशन का ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में डिवाइडेड हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट अलग, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ता इस बात पे है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के बेसिस पे बांटा गया है तो कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट है, और फंक्शन के बेसिस पे बांटा नहीं गया है तो कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, आई मीन कम होगा। इन द सेंस कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट फंक्शंस के बेसिस पे बांटने की वजह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पे जो है कोऑर्डिनेशन की बात यहां भी आएगी। फिर है स्पेशलाइजेशन। आजकल क्या है, सारी कंपनियां जो है वो स्पेशलिस्ट को हायर कर रही है अपने एक एक काम को करने के लिए। एक ही वर्क के अंदर चार चार स्पेशलिस्ट लगे हुए हैं, एक काम करने के लिए पांच पांच स्पेशलिस्ट लगे हुए हैं। तो सारे स्पेशलिस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना क्या है, जरूरी है। सारे स्पेशलिस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कभी भी वो काम एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अलग अलग उसमें अलग अलग एरिया में अलग अलग स्पेशलिस्ट लगे हुए हैं। उसकी कोडिंग और कोई और कर रहा है, प्रोग्रामिंग कोई और कर रहा है, ये उसका जो पूरा स्ट्रक्चर कोई और बना रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि एक ही काम में कई लोग लगे हुए, कई एक्सपर्ट लगे हुए हैं। इसकी वजह से जो है वहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। वहां पे कोऑर्डिनेशन का जो है इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में तीन चीज़ें आ रही है। ग्रोथ इन साइज कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, फंक्शन डिफरेंशिएशन होगा तो कोऑर्डिनेशन होगा, और स्पेशलाइजेशन होगा तो कोऑर्डिनेशन होगा। ये था हमारा टॉपिक। ये टॉपिक हम लोगों ने चैप्टर आपको एक बार मैंने क्विकली रिवाइज कर दिया है, क्विकली सारी बातें आपको बता दिया है। थोड़ा फास्ट मैंने बताया है, आप थोड़ा स्लो करके भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप जो है इनको अच्छे से एक बार आप देख लेंगे, और इसको देखने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आएंगे। अगला जो लेक्चर आएगा वो क्वेश्चंस का लेक्चर आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला लेक्चर जो होगा वो कंप्लीट क्वेश्चंस का लेक्चर होगा। बिहार बोर्ड के लिए अलग क्वेश्चंस का लेक्चर होगा और सीबीएसई के लिए अलग क्वेश्चन का लेक्चर होगा। तो बी रेडी फॉर दैट, एंड प्लीज 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 पढ़िए, जम के पढ़िए भाई। लास्ट मौका है, जान लगा दो, एकदम प्राण लगा दो, जो करना है भाई वो करो, लेकिन एग्जाम निकलना चाहिए। 95% नंबर लाना है तो लाना है, दैट्स इट। मुझे नहीं पता कैसे लाना है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूं। मैं आपके एग्जामिनेशन के दिन तक आपके साथ रहूंगा, एक एक क्वेश्चन डील करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को कैसे करना है वो सब कुछ करवाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहें, और आप हमें बस इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि जो लोग आप जानते हैं कि वो भी एग्जाम दे रहा है, उन्हें तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, उनके तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और हमें लाइक सब्सक्रिप्शंस की बात नहीं है मेरे ब्रो, ये आपका चैनल है, मैं आपको इसके लिए नहीं बोलूँगा कुछ, बस मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप जो हैं पढ़ें और अच्छे मार्क्स लाएं, वो उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस आंसर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के बिहार बोर्ड के क्वेश्चन अलग करवाए जाएंगे और सीबीएसई के क्वेश्चन अलग करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय।